सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। स्वीडन में कुरान पाक की बेरुमती पर मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा पर इसराइली फ़ौज बार बार धावा बोल रही है, फ़लस्तीनियों को नमाज की अदायगी से रोक रही है और हमारे रहबरों की तवज्जो है दुश्मनों की मजम्मत की बजाय एक दूसरे की सियासी मुरम्मत पर। कल के हरीफ आज हलीफ बन गए हैं, लेकिन बदगुमानियों के सिलसिले वहीं के वहीं हैं। पंजाब में सियासी और आईनी बहरान बदनामी का निशान बना हुआ है। नौ मुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज की हलफ उठाने की तमन्ना इसी बहरान के नीचे दबी है, क्योंकि गवर्नर पंजाब ने उनके इंतखाब को गैर आईनी करार देकर हलफ लेने से इनकार कर दिया है। हमजा के वालिद मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हल निकालने की कोशिश की और गवर्नर उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटा दिया, लेकिन सदर मुमलकत आरिफ अलवी ने आईनी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उमर सरफराज चीमा को ओहदे पर काम जारी रखने की हिदायत कर दी। ये मामला किस करवट बैठता है, इस पर सब नजरें लगी हैं। दूसरी तरफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम मामलात पर खुलकर इजहार ख्याल किया है। कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान राजा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बर वक्त हल्काबंदियां न करके नाअहली का मुजाहरा किया है। दावा यह किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम एस्टैब्लिशमेंट ने दिया। पछतावा यह था कि यह तैनाती आज़ादाना होनी चाहिए थी। दौरा रूस पर इमरान खान ने कहा कि रूस जाने से पहले जनरल बाजवा को फोन किया, जिस पर जनरल बाजवा ने कहा हमें रूस जाना चाहिए। इमरान खान ने इल्जाम लगाया कि FIA में तब्दीलियां हो रही हैं और 24 अरब की तफ्तीश करने वालों को तब्दील किया जा रहा है। शहबाज शरीफ अभी से इंजीनियरिंग कर रहा है और ये अपने अफसरान लगाकर बैच फिक्स करेंगे। ये दावा दुरुस्त है या नहीं, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का इत्तेहादियों से मैच फिक्स नहीं हो रहा। खबर है काबीना की तश्कील पर मामला तय पा गए हैं, लेकिन उड़ती खबरें ये हैं कि तहफ़्फ़ुज़ात अब भी खत्म नहीं हुए। मौलाना फजलुर रहमान फौरी इलेक्शन चाहते हैं। इनका बयान है कि इक़्तिदार को तूल देना और गैर ज़रूरी तूल देना JUI का मौक़िफ़ नहीं। खबर यह भी है कि JUI सदर के ओहदे का मुतालबा पूरा ना होने पर बरहम है। साथ ही साथ इसे अवामी नेशनल पार्टी और मोहसिन दावड़ को एक वजारत देने का भी गम है। वाक़िफ़ाने हाल का दावा है कि नून लीग इसहाक़ डार को चेयरमैन सेनेट बनाना चाहती है, जिस पर पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आने वाले दिनों में ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे या फिर मज़ीद बढ़ेंगे। सदर ममलकत के हलफ लेने से इनकार के बाद चेयरमैन सेनेट वफाकी काबीना से हलफ लेंगे, मगर सवाल यह है कि कब। ईवान सदर में हलफ बर्दारी की तकरीब कब होगी, इसी से आगाज़ करेंगे। नज़ीर लगारी साहब मेरे साथ हैं। नूर आलफीन ने भी हमें ज्वाइन किया है। नज़ीर लगारी साहब, ये जो काबीना का मामला है, आपको लगता है कि मुकम्मल तौर पर हल हो गया है? आने वाले दिनों में कोई मसला नहीं होगा? मौलाना साहब तो कह रहे हैं फौरी इलेक्शन करवाओ। एक तो मौलाना ने भी डेडलाइन भी दी है ना, सिर्फ ये नहीं कहा है कि फौरी इलेक्शन को, उन्होंने कहा है कि 1 साल तक जो है ये सिस्टम चलेगा। 1 साल का मतलब ये है कि मौलाना ने ये रियायत रखी है कि अगले साल अप्रैल तक आपको दिया है मोहलत। इसका मतलब ये नहीं कि कल करवा लें, परसों करवा लें। और बाज़ एलिमेंट्स हैं ऐसे जो चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो और उसके बेनिफिशरी इनको बनाया जाए, जिन्होंने आजकल तूफ़ान उठाया हुआ है और ये दुनिया के पास जा रहे हैं, नए नैरेटिव्स लेकर आए, नया बयान आ रहा है, नई बातें आ रही हैं, और वो बातें जो खुद कर चुके हैं उनके बारे में भी नए सवाल उठा रहे हैं, जो आपके इस इंट्रो में भी मौजूद थे। क्या कमाल के आदमी है, खुद नाम पेश किया, खुद उसकी समरी भेजी, खुद उस समरी, यानी अपोजिशन का नाम माना ही नहीं था, अपोजिशन ने एक और नाम दिया था, उसको नहीं माना गया, अपनी पसंद के लिए आए चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब उनके खिलाफ जो है ये रेफरेंस दायर करने जा रहे हैं। कोई पूछेगा इनसे, भाईजान आपने तो खुद ही ये नाम दिया था, फिर समरी खुद भिजवाई थी, फिर इनके बाकायदा तकर्रुर की नोटिफिकेशन ऐवान सदर से जारी करवाया था, तो अब आप किस सिलसिले में ये लेकर आ रहे हैं रेफरेंस? इसलिए कि वो आदमी जो है वो आपकी हमने आगे बात करनी है, लेकिन पहले जो काबीना है या ये जी चेयरमैन वाले से क्या हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ उस पर बात करें। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने असल में कहा क्या है, वो वीडियो में क्या कह रहे हैं, पहले आपको दिखाते हैं। अब भी फौरी तौर पर इलेक्शन चाहिए, मौलाना साहब का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। नूरुल आरफीन, ये तो लगता है कि हुकूमत अभी बनी नहीं, नाराजगियां पहले से हैं। ज़ाहिर है हर एक का अपनी एक अलग स्कूल ऑफ थॉट है, अलग आइडियोलॉजी, उसके तहत वो काम कर रहे हैं, अलग अलग मंशूर हैं सबके। लेकिन मैं यहाँ नज़ीर लगारी साहब की बात को सेकंड करूँगा कि मौलाना फजलुर रहमान की बात का हरगिज़ ये मतलब नहीं है
कि फिल फॉर इलेक्शन का फ़ायदा अगेन फिर वही वाली बात है, हज़रत इमरान खान उठाने की कोशिश करेंगे, जो कतई किसी तौर भी उनको फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए। 1 साल का मुद्दत, 1 साल का जो वक्त है वो इनके पास, शहबाज शरीफ साहब के पास मौजूद है। उनकी काबीना बनने में जो लैतोलाल हो रहे हैं, ज़ाहिर है कि अलग अलग लोगों की डिमांड्स हैं, अलग अलग मामलात हैं। जो इसाक डार साहब वाली बात भी आपने अभी बताई, उसमें भी ज़ाहिर है कुछ अभी रपड़ पड़ा हुआ है। ये कोई बहुत गैर मुतवक्को बात तो नहीं है, लेकिन ये कोई पहली दफ़ा भी नहीं है कि जो शहबाज शरीफ या नून लीग को इस किस्म के किसी चैलेंज या किसी इम्तिहान का सामना है। तो उम्मीद है कि एक आध रोज़ में ही सही, शायद कहीं ना कहीं किसी तरफ जो है किसी को मोल्ड करने की सादत नसीब हो ही जाए। अच्छा, आप भी उसामा अपना नुक्ता नज़र भी दिया करें। ये नहीं है कि आप सवाल करें मुझसे या सवाल करें आपका भला, आप एक स्ट्रांग पार्टिसिपेंट हमें बता रहा है नहीं, ऐसा ना करें। आप अपना नुक्ता नज़र भी ज़रूर दें कि काबीना में जो ताख़ीर हो रही है या ये जो कुछ अभी मौलाना फजल रहमान के बारे में कहा, एक नुक्ता नज़र आपका भी हो, यकीनी होगा, आप उसका इजहार भी करें ना। हम गुफ्तगू तो इस तरह लेकर चले ना। अच्छा, मेरा तो फिर ख्याल ये है कि मौलाना साहब जो हैं सदारत के शायद उम्मीदवार हैं और उस पर उनकी नाराज़गी है, और वो 1 साल का कह तो रहे हैं, लेकिन वो अभी से 2-3 माह से वो प्रेशर डालना शुरू हो जाएंगे, मुझे ये लगता है। अच्छा, एक चीज़, अब ये लगारी साहब आपने बड़ी मेहरबानी, आपने मेरे मौक़िफ़ के वाले से बात की, ये बताएं शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह से 6 दिन में ये आगाज़ कर दिया, मेट्रो का बड़ा अरसे से था इस्लामाबाद में, आप क्या समझते हैं? वो कह रहे हैं जी मेरी स्पीड से घबराएगा इमरान खान और लोग तो खुश होंगे। दूसरी तरफ से वो कह रहे हैं कि जी ये कुछ 6 दिन में उन्होंने कोई चमत्कार नहीं कर दिया, इतनी देर में तो कोई पेंटिंग से नहीं बस बना सकता। आप क्या ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है या नहीं जाता 6 दिन में ये कारनामा करने का? मसला ये है कि आप इंटेंशन तो जाहिर करें ना। आप ये तो बताएं कि मेरी काम करने की नीयत है। खान साहब ने पिछले 3.5 साल के दौर में नीयत ही जाहिर नहीं की, कुछ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। हाँ, मैं खला में वो बना रहा हूँ, डैम बना रहा हूँ, वो जो खला के डैम है आपको आकर फैज़याब करेंगे, आप उनसे इस्तेफादा करेंगे। हाँ, मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट को, कोई प्रोजेक्ट ज़मीन पर तो नज़र नहीं आया। इस ज़मीन पर उनकी तरफ से दिया गया हो कोई प्रोजेक्ट, कोई बनाया गया हो, वो हमें नज़र नहीं आता है। हाँ, हमें M5 नज़र आता है। M5 आप सक्खर से रवाना हूँ, हम 9 घंटे में 8 घंटे में पहुँचे थे मुल्तान। अब जो है आप वहाँ चढ़े हैं उस पर M5 पर, और 3 घंटे के बाद आप मुल्तान होंगे, मुल्तान से आप फैसलाबाद होंगे, फैसलाबाद से आप लाहौर होंगे। वो फासले इतने सिमट गए हैं। इनके दौर में होना था कि सक्खर टू मोरो, मोरो टू हैदराबाद। अब हैदराबाद कराची मोटरवे भी बहुत ख़राब हालत में बना है, लेकिन इसको भी दोबारा बनना चाहिए था या जो कुछ भी होना चाहिए था, लेकिन हैदराबाद टू सक्खर मोटरवे बनना था। इन्होंने कहा एलोकेशन कर रहा हूँ 4.5 खरब की, कराची में 11 खरब 11.5 खरब के इनके वादे थे। उनने किसी एक प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह नहीं किया। नहीं आकर कहा कि मैं शहर के लिए कुछ कर रहा हूँ, उन्होंने आते ही कुछ किया तो सही ना। कोई अपनी नीयत तो जाहिर की, इंटेंशन तो जाहिर की। मियाँ अपना लेकिन सर जितने हैंडसम वो हैं इमरान खान साहब, उतने शहबाज शरीफ तो नहीं है ना। आप इस बात को भी मद्देनजर तो रखें। शहबाज शरीफ ने कौन सा वर्ल्ड कप जीता है? इमरान खान ने वर्ल्ड कप तो जीता है, इसका बेनिफिट भी तो मिलना चाहिए ना उनको। मुझे दूसरी तरफ उनके जो प्रोजेक्ट 6 दिन में उन्होंने ये करके दिखा दिया। आपका ख्याल ये है कि 6 दिन में उन्होंने ये बस चलाकर दिखा दी है? इफ्तिताह ही किया है ना भाई। मैं ये गुनाहगार नहीं हो सकता, मैं इतनी बड़ी जो है हवाई मैं नहीं छोड़ सकता। मैं इमरान खान तो नहीं हूँ, मैं ये नहीं कह सकता। हाँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि उन्होंने फीता काटा। हाँ, अब वो वही वाली बात है कि वो फीता काट करके जरा हीरो थोड़े से बन रहे हैं। मतलब है कि जितनी मेहनत उन्होंने की है इमरान खान, बेशक उनके दौर में शुरू हुआ, इमरान खान साहब से कोताही हुई, उतनी तेजी से काम नहीं हुआ, लेकिन काम उन्होंने रोका नहीं, चलता रहा कि शहबाज शरीफ साहब आए और उन्होंने अपनी तख्ती लगा ली। यही बात यामीन बादशाह में है। वो कहते थे ये इमरान खान की बड़ी मेहरबानी है, इमरान खान ने काम नहीं रोका, फिर झूठ बोला कि फंड खा गए। आज उधर जा रहे थे, दिखा रहे थे वो ओसामा। ये लाइन बहुत अच्छी है। ये इमरान खान का बहुत बड़ा एहसान है कि इमरान खान ने काम नहीं रोका, वरना इमरान खान इस पूरी मुमलिकत का काम रोकने के लिए दिन रात सर परवेज इलाही साहब के दौर के काम शहबाज शरीफ साहब ने रुकवा दिए थे। यहाँ पंजाब में कई हॉस्पिटल थे जो उन्होंने रुकवा दिए थे, नहीं चलने दिए। कई प्रोजेक्ट उन्होंने रोके थे शहबाज शरीफ साहब ने अपने आने के बाद कि परवेज इलाही के हैं, हम नहीं चलने देंगे। होगा लेकिन सवाल ये है कि जिस प्रोजेक्ट को 2018 के आखिर में मुकम्मल होना था, उसका इफ्तिताह होना था, और जो पेशावर रोड से एयरपोर्ट तक वो जो चलनी थी सवारी, वो नहीं चली है। अब ये तो जानते हैं ना कि किस तरह से लोगों को जो शहर के उस इलाके से निकल रहे हों, आखिरी कोने से बाराखूर से निकल रहे हों, उन्हें एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए,
तो उन्हें पर ऐसा करना चाहिए कि दोपहर से अपने सफ़र का आगाज़ करें और रास्ते से होते आते, क्योंकि आप तो और ट्रांसपोर्ट मिलते नहीं है, या आप टैक्सी लें या आप कोई गाड़ी लें, इस तरह से आप पहुँचें। तो ये तो एक हो रहा है ना कि पेशावर रोड से वहाँ तक एयरपोर्ट पर एक बाकायदा काम ये 2018 के आखिर में मुकम्मल होना था, नहीं हुआ, इन्होंने नहीं किया, उसको काम को रोक दिया था। जब भी तो कह रहे हैं आरफिन साहब तो मजाक कर रहे हैं कि जी उन्होंने मेहरबानी की, काम जारी रखा। कहाँ काम जारी रखा, काम तो रोक दिया था। और अब जाकर वो काम कराची में जो बस चली, कराची में बस चली, वो तो फिर क्या कहेंगे, इस तरह तो फिर तहरीक इंसाफ को इमरान खान को क्रेडिट देना चाहिए। अगर आपने शहबाज शरीफ को क्रेडिट देना है इस बस का, तो फिर उसका तो फिर कराची का इमरान खान को 80% काम तो मुकम्मल हो गया था, बाकी 20% काम में इन्होंने 3 साल 3.5 साल लगा दिए थे। मैं हैरान हूँ उसामा, खुदा की कसम मैं खा करके कह रहा हूँ कि ये कराची वाले पता नहीं क्या रमज़ानों में कोई ख़ास मशरूब इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या है ये। जो परसों जलसा भी हुआ था इमरान खान का, मेरा ख्याल है कि इमरान खान से किसी ने पूछने की पता नहीं क्यों दीदा दानिस्ता कोई कोशिश नहीं की, वरना इमरान खान किस मुंह से कराची आए थे पहले तो मुझे ये बता दें। चले मैं आपसे पूछ लेता हूँ, इमरान खान ने कराची को अपने 14 MNAs के अलावा क्या कुछ दिया था? इमरान खान ने कराची को असद उमर जैसी 40 साल में और फैसल वावड़ा जैसी हजम रखने वाली शय के अलावा क्या कुछ दिया था? आए हो 40 साल जिन लोगों ने कुछ नहीं किया उनसे मायूस होकर आए हो कि चलो 3.5 साल इसको हमने दिए थे, इसको वक्त पूरा देना चाहिए था। वो सब बेवकूफ तो नहीं थे, पागल तो नहीं थे। फैमिलीज आई, बूढ़े बच्चे, जवान, औरतें, गोद में बच्चे उठाए हुए। ये तो आप कह रहे नहीं थे, मैं तो कह रहा हूं थे। और एक ये तो आप कह रहे नहीं थे भाई, मैं कराची में बैठा हूं, मुझसे भी तो पूछो, मैं कराची में बैठा हूं। दूसरी बात, आप खान साहब की हरकत देख रहे हैं, आप वहां बैठ करके हाफिज जी की तरह काला चश्मा लगा करके और लोगों से चंदा मांग रहे हैं। अब आप सुनिए, अब आप मुझे बोलने थे, हाफिज जी बैठ करके मदरसे के लिए चंदा मांग रहे, सुनिए चंदा मांग रहे कि जी चंदा दो ताकि हम बैठ करके आप गए थे या नहीं गए? आप उस जलसे में गए या नहीं गए? अभी मैं पहुंचा देता हूं, मेरी बात तो होने दो जानू, आई लव यू। सुन तो ले, लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे। अभी सुन तो ले, सादा सा सवाल है, आप गए थे या नहीं गए? यार उसामा मैं नहीं जाता ना, सुन तो ले, मैं आपको बैठे शेयर करा। आपने मुझे प्रोग्राम में कहा था कि लोग मैंने आपको कहा था कि जाइएगा और लोग गिनिएगा कितने लोग थे, तो फिर आपने उसके बाद आपको जाना चाहिए। भाई मैं तो कह रहा हूं ना कि खलकत थी, इतनी बड़ी तादाद में हमारे ही बहन भाई, हमारे ही बुजुर्ग वहां पर गए, वो उम्मीद के साथ गए। आपको उनको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बन रहे हैं, वो जा रहे हैं इस उम्मीद के साथ, वो कल को प्रेशर डालेंगे। मैं इससे कहां इनकार कर रहा हूं, मैंने इमरान खान को अभी तक डिक्टेटर भी नहीं कहा, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूं कि इमरान खान ने कराची के लिए ऐसा क्या किया, वहां जाकर के लोगों ने इमरान खान से क्यों नहीं पूछा? फिर मैं जो हाफिज जी की वीडियो पे जाना चाह रहा था, आप अगर काइंडली मुझे जाने दें। मशरूब का कह दिया कि कराची के बैठ करके वीडियो पे कह रहे हैं कि जी हमें चंदा दो, और उस चंदे से उन्होंने क्या किया, 5 लाख रुपए वाली फ्लाइट भरी और चार्टर्ड प्लेन के जरिए कराची आ गए। भाई क्या पीआईए के तैयारे सारे खराब हो गए ना, वो भी चंदा इकट्ठा हुआ है, नहीं चल रहे थे। मतलब अब खान साहब की कमर में ऐसी कौन सी लचक थी कि जिसकी वजह से उनको स्पेशल फ्लाइट की जरूरत पड़ गई थी? अब तो वो वजीर आजम भी नहीं है। और अपना आप तो ऐसे कह रहे हैं, बाकी जो है वो चिंची पर आते हैं क्या आते हुए। अच्छा मेरी एक बात सुनिए, एक बात, मैं मुदाखलत नहीं करता हूँ, बिल्कुल कता कलामी भी नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ, आते हुए एक तैयारे में आए और जाते हुए दूसरे तैयारे में गए, और फिर कह रहे हैं कि 100 रुपया चंदा भी दें। तो चार्टर तैयारे 2 किए गए, और एक तैयारे का एक तरफा किराया मुझे मालूम है कि 19 लाख रुपए था, ये तो 5 लाख रुपए रियायत कर रहे हैं। 19 लाख का तैयारा जो है एक तरफा, दूसरे तरफे के क्या दिया, दूसरी तरफ जाने के वापसी के लिए क्या दिया, ये हमें नहीं मालूम है। मैं कहता हूं कि लीडर जो है वो, अच्छा ये बात, और दूसरी बात ये भी सुन लें कि ये 4 बड़े अगर जलसों का जिक्र करें तो हो चुके हैं। एक इमरान खान का अपना, एक 18 अगस्त 2014 को पीपल्स पार्टी का, एक मौलाना फजल रहमान का, ये 3 बड़े जलसे, और एक हालिया जलसा जो मरियम और बिलावल ने एक साथ एड्रेस किया था। ये 4 जलसे बड़े थे, ये उनसे बहुत छोटा था, बहुत छोटा। चले ये आप जिस तरह फरमा रहे हैं उस तरह होगा, लेकिन अगर देखा जाए तो ये कम से कम ये माने कि बहुत बड़ा जलसा था, बाकी भी बड़े होंगे, बहुत बड़ा तारीख का जलसा था, और लोग कह रहे हैं कि इसमें लाखों की तादाद में थे गूगल के हवाले से। चले छोड़ें, इसको छोड़ते हैं, इस पर फिर हमारा प्रोग्राम सारा इसी पर खत्म हो जाएगा। लेकिन मुझे इस पर ये जहाज से याद आ गया कि मियां नवाज शरीफ साहब ने पीए का जहाज इस्तेमाल किया था। ये तो चले जिसने भी दिया, सरकारी खर्च तो नहीं हुआ, वहां पीए का जहाज पता नहीं कितने दिन खड़ा रहा था, कितने करोड़ों रुपया उसका खर्चा आ गया था। तो फिर यह भी हमें देखना चाहिए, सरकारी खर्च और चीज है, एक प्राइवेट शख्स खर्च कर रहा है और है, और जितने भी लीडर्स हैं वो इसी तरह ही सफर करते हैं, उनको भी सादगी अपनानी चाहिए।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो आपने जिक्र किया, लगारी साहब ने जिस तरह से बात कही, नूर आरफीन इस पर आप पहले बात कर लें फिर लगारी साहब पर आएंगे। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे लगाया। काजी फाइज साहब का जो केस है वो भी गलती हुई। इमरान खान साहब को भी एहसास हो रहा है कि उनको गलत मशवरे दिए गए। अच्छा, इमरान खान तारीख के वो पहले आदमी तो नहीं है, पहले हुक्मरान तो नहीं है कि जो पतंग कट जाने के बाद और सीना पीट रहे हैं। इससे पहले और बहुत सारे लोग थे, बस फर्क सिर्फ ये कि वो हैंडसम नहीं थे, उन्होंने कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता था। इमरान खान को बहुत देर में पता चला, पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात किया था कि अटॉर्नी जनरल ने उन्हें बताया था कि जस्टिस काजी फायज ईसा एक ईमानदार जज हैं और थ्रू आउट द टेन्योर इमरान खान अपने चेले चपाटों के जरिए, अपनी सोशल मीडिया ट्रोल्स के जरिए काजी फायज ईसा का सत्यानाश करते रहे। इमरान खान ने इलेक्टेबल्स को लेने की गलती का एतराफ़ भी कर लिया है, लेकिन कुछ और गलतियां हैं जो इमरान खान पे दर पे जिसका इर्तिकाब तो कर रहे हैं लेकिन अभी भी मान नहीं रहे। इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से जो रेफरेंस दायर करने की बात की है, मैं यहाँ तमाम तर नजरियाती इख्तलाफात को पसे पुश्त डाल करके इमरान खान से एक कदम आगे जाकर इस आवाज़ में लब्बैक जो है कहता हूँ, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ये रेफरेंस दायर होना चाहिए था, क्योंकि यही वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं जिसने फैसल वावडा जैसे आदमी को, फैसल वावडा जैसे इनकॉम्पिटेंट आदमी को, फैसल वावडा जैसे अजीब व गरीब आदमी को बाकायदा एक वफाकी वजीर से सेनेटर तक बनने दिया। फैसल वावडा की दोहरी शहरियत का मामला, उसके केस को लटकाए रखा। फैसल वावडा जैसे खरबपति आदमी को, जो बाकायदा 50-50 हज़ार के जिसके कुत्ते बिस्किट खाए जाते होंगे, उसको बाकायदा केस डालने के लिए 50,000 रुपए का जुर्माना भी किया। तो यहां मैं इमरान खान की बिल्कुल हिमायत करता हूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक रेफरेंस दायर होना चाहिए और उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि भाई ये अभी तक ये जो फॉरेन फंडिंग का मामला है ये क्यों तय नहीं हुआ, क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये अहकाम देने पड़े कि 30 दिन के अंदर अंदर इस केस का फैसला निपटाया जाए। और एक बात और बता दूं, उसामा खता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए, इमरान खान साहब को पहले ही खतरा महसूस हो गया, इसलिए उन्होंने फील्डिंग करनी शुरू कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि फॉरेन फंडिंग केस के जरिए हमें एक मर्तबा फिर मुल्क के सियासी मंजरनामे से गायब की जाने की साजिश की जाने वाली है। जी लगारी साहब, क्या फॉरेन फंडिंग केस में कलअदम या बैन लगने का खतरा है तहरीक इंसाफ को, और ये कितना खतरनाक हो सकता है मुल्क के लिए? पहली बात तो ये है कि मैं इसी सवाल पर आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं, मैं फिर बात करूंगा। आप स्पेस लें, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट के तौर पर आए और आप अपना नुक्ता नजर दें, आप दें, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कोई ढके छुपे नहीं है नून लीग से? अगर आप मुझसे पूछते हैं उनके ताल्लुकात, वो जाकर मियाँ साहब से जेल में भी मिलते रहे जब वो जेल में थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनके वो दामाद भी हैं। अब मुझे लगता है कि इमरान खान साहब की गलती तो है, वो क्यों एतबार कर लेते हैं किसी पर? वो कहते हैं मेरी ये गलती है, उन्होंने क्यों ढील दी है? लगारी साहब ने मुझे अपना टाइम दिया है, नूर आलफीन लगारी साहब ने मुझे टाइम दिया, अब उनका टाइम जो उन्होंने मुझे अता किया है। तो लगारी साहब, मेरा इस पर यह टेक है कि बिल्कुल रेफरेंस जा सकता है। अगर नूर आलफीन कह रहे हैं जी उसने गलत किया तो ठीक है, उनके साथ भी, और जब ये इनकी ड्यूटी है आईनी और कानूनी तौर पर, उन्होंने हल्काबंदी नहीं की, वो जाकर कह दी मैं 3 महीने में इलेक्शन ही नहीं करवा सकता, तो ये भी तो गलत है। और इमरान खान का हक है, वो लेकर गए हैं, बिल्कुल ठीक है, ले जाना चाहिए। लगारी साहब नहीं, मैं अर्ज करता हूं कि वो किसी फोरम पर जाने की बजाय उन्होंने बाकायदा लिख कर दिया कि जनाब ये मजबूरियां है, इस वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। हल्का बंदियां नहीं हुई, आईनी तकाजा है ना। आईनी तकाजा ये है कि आपकी हल्का बंदियां हर 5 साल के बाद होनी है, आबादी बढ़ रही है। और दूसरी बात यह है कि मरदमशुमारी हुए एक अरसा हुआ है और पिछली मरदमशुमारी पर भी बड़े सवाल आते हैं। कराची की आबादी लाहौर से कम हो गई है। अमलन ये सूरत हाल है कि लाहौर की आबादी ज़्यादा है और कराची की आबादी कम है। अगर ये किसी को भी बुला कर लिया जाए दुनिया में से कि भाई आप माहिरीन हैं, आप इसकी आबादी का बताएं, रेशो क्या बनता है और कराची कितना आबादी का शहर है और लाहौर कितनी आबादी का शहर है, मैं नहीं कहता, लाहौर भी मेरा शहर है, कराची भी मेरा शहर है और सारे शहर मेरे शहर हैं। हमें यह है कि मरदमशुमारी में घपले हुए थे, अब मरदमशुमारी होनी है और उसके बाद इंतखाबी हल्का बंदियाँ होनी हैं। अगर ये आईनी तकाजा पूरा नहीं किया जाता तो जवाब दे तो इलेक्शन कमिश्नर होंगे। आप जाएं उनके खिलाफ रेफरेंस देकर और उनको डिस्क्वालीफाई करा दें, लेकिन जो दूसरा आएगा वो भी इसी तरह से आएगा। और इस दफ़ा तो आपके पास ये भी नहीं है कि आप वज़ीर आज़म हों या कैद हिज़्ब इख्तिलाफ हों। अब तो नूर आलम खान बैठा हुआ तो वो कैद हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे और इधर से जो है शहबाज शरीफ होंगे, ये दोनों मिलकर तय करेंगे नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और आप इनको बेशक घर भिजवा दें, नया इलेक्शन कमिश्नर ने आकर कराना है, आपने फिर चौक पर बैठ कर रोना है
चले अब एक और आईनी बहरान हमारे सामने है, खत्म ही नहीं हुआ। देखा अब पंजाब में है, वज़ीर आला बन चुके हैं एक तरह से हमजा शहबाज शरीफ साहब। मैं देख रहा हूँ, मैंने खुद देखा उनके घर की सिक्योरिटी बिल्कुल वज़ीर आला वाली हो गई है, वही जाहो जलाल मैं खुद देख कर आया हूँ, कमाल वो हो गया है। लेकिन हलफ जो है वो रुका हुआ है, इसका कौन जिम्मेदार है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। एक बहरान पंजाब में भी है, आइनी बहरान ही है, क्योंकि हमजा शहबाज जो है उनको डिक्लेयर किया गया कि जी वो अब वज़ीर आला का इंतखाब जीत चुके हैं, वली अहद हैं। और मैंने देखा कि उनके घर पर अब उसी तरह से जाहो जलाल जो माजी में देखा गया था, तब वो उनके वालिद साहब वज़ीर आला होते थे, और जितने भी उनके घर हैं वहाँ पर सिक्योरिटी ऐसी ज़बरदस्त होती थी कि कमाल था। और ये भी था कि जो आप सुनते हैं कि वहाँ पर सिक्योरिटी कैमरास का या लाहौर में सेफ जो बनाई गई, तो उनके घर के बाहर ख़ास तौर पर उसके लिए कैमरे ही घर के बाहर भी लगा दिए गए। तो ये भी यहाँ पर होता रहा है और अब फिर होगा। लेकिन मसला ये हो गया है कि गवर्नर पंजाब ने उनसे हलफ लेने से इनकार कर दिया है, और इसके जवाब में उनके वालिद साहब यानी यहाँ के वली है जो वज़ीर आला बन चुके हैं हमजा साहब, उनके वालिद साहब शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नर साहब को हटाने के अहकाम जारी कर दिए। लेकिन मामला यह आ गया कि आइनी तौर पर सदर का इख्तियार है कि वो हटा सकता है गवर्नर को। अब यहाँ मामला रुका हुआ है, सदर साहब ने कह दीजिए काम जारी रखें, ये एक नया मसला खड़ा हो गया है। लगारी साहब, नूर आरिफीन से तो हमने आरिफीन नामा में इस पर बात करनी है, लेकिन आपका इस बारे में क्या ख्याल है? ये सारा जो मामला खड़ा हो गया है, ये एक नया आइनी बहरान आ गया है। आइन में मैंने पढ़ा है, उसमें तो वाकई ये बात दुरुस्त लगती है कि जी सदर का इख्तियार है, उसकी जवाबदीद है, वो हटा सकता है गवर्नर को। देखें, सदर ममलिकत अपनी सवाबदीद पर न गवर्नर का तकर्रुर कर सकते हैं ना हटा सकते हैं। वज़ीर आज़म एक एडवाइस देते हैं, उस एडवाइस की बुनियाद पर उन्हें तकर्रुर या अलहदा करने का अख्तियार है वज़ीर आज़म को, और सदर के ज़रिए करते हैं। और ये वज़ीर आज़म को ये करना चाहिए था, वो अब भी कर सकते हैं कि वो एक एडवाइस भेजें, और एडवाइस भेजते ही जब सदर के पास वो एडवाइस पहुँचे तो वो एडवाइस मुअस्सर हो जाएगी। अगर सदर नहीं मानते तब भी मुअस्सर हो जाएगी। चाहे हुकूमत का मंशा ये है कि गवर्नर वो ना रहें और उनको हटा दिया जाए, तो नायब गवर्नर की तकर्री भी उनके साथ दे देंगे वो प्रेसिडेंट को कि प्रेसिडेंट साहब नया गवर्नर ये होगा, और इस वजह से जो है अब ये इनका तकर्रुर होगा। शाम को चीफ जस्टिस नए गवर्नर से हल्फ ले लेंगे, और नए गवर्नर जो है वो हमजा शहबाज शरीफ से हल्फ ले लेंगे। सीधी सीधी बात है, इसमें कोई अगर मगर की बात नहीं है। प्रेसिडेंट कोई काम नहीं कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बगैर, ना वो आर्मी चीफ का तकर्रुर कर सकते हैं। एडवाइस देगी काबीना, एडवाइस देंगे वज़ीर आज़म तो ही होगा। इस वक्त काबीना नहीं है, इस वक्त वज़ीर आज़म ही काबीना है, वज़ीर आज़म ही हुकूमत है, और वो दे सकते हैं एडवाइस। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं पाकिस्तान में, आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म एडवाइस देंगे तो उसको प्रेसिडेंट को मानना होगा, और प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट हो सकती है। अगर प्रेसिडेंट मनसब को भी नहीं छोड़ रहे हैं, हल्फ भी नहीं उठाने दे रहे हैं, ना खुद हल्फ उठाने के लिए तैयार है, हल्फ उठाने के लिए जो काबीना बने उसका हल्फ उठाने को भी तैयार नहीं है। सुना यह है कि वो भी कह रहे हैं कि ये हल्फ बर्दारी जो होगी उस चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर के तौर पर हल्फ लेंगे, और ये जो है कुछ देर के लिए फिर बीमार हो जाएंगे। 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, आधे मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हल्फ बर्दारी की टर्म के लिए फिर आकर मनसब सदारत संभाल लेंगे। इस तरह से ये आइनी बहरान नहीं है, ये मज़ा का खेज काम है। एक वो जो है एक मज़ाहिया ड्रामा चल रहा है, और मज़ाहिया ड्रामे के किरदार ये लोग हैं जिनके पास आइनी ओहदे हैं। अच्छा भाई, इस मजाक में मैं कुछ थोड़ा सा हिस्सा डाल सकता हूँ इससे हट के? हाँ, मैंने कुछ और सवाल करना था, लेकिन ये टीजर है कि आपसे हमने इसी वाले से आपसे जानना है, आपका जो खास सेगमेंट है आरिफीन नामा में, उससे के अलावा कुछ बोलना है तो जरूर नहीं, वो आरिफीन नामा में तो उस पर बात करूंगा, लेकिन चूंकि लगारी साहब ने किसी मजाक की बात की थी, तो एक मजाक मेरे पास भी है आपसे शेयर करने के लिए, अगर आपकी इजाजत हो। इमरान खान साहब का बयान है इंतहाई कॉन्ट्रोवर्शियल, बहुत देर की मेरे मेहरबान आते आते कहते हैं मेरा तोहफा मेरी मर्जी, कहते हैं फौजियों को भी प्लॉट मिलते हैं, उनकी मर्जी जो चाहें करें। तोशाखाना से जो कुछ लिया वो रिकॉर्ड पर है, हमने 15% से बढ़ाकर 50% रकम अदा की। फौजियों को भी तो DHA में प्लॉट मिलते हैं। उसके बाद उन्होंने फराह साहिबा की जो है वो साइड ली है। मतलब इस मजाक पे आदमी हंसेगा या क्या करेगा, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग अपना कोई रिस्पांस देंगे। इसमें तो देखें अच्छा मौका है बात करें। जी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अब मरीम साहब ने भी कहा है जी तोहफा भी रियासत का, मर्जी भी रियासत की।
तो मरियम साहिबा, मुझे समझ नहीं आ रही कि मियां नवाज शरीफ से भी पूछें, जरदारी साहब से भी पूछें, यूसुफ रज़ा गिलानी से भी पूछें, वो BMW की गाड़ियाँ वो किस हैसियत में मियां साहब ने रिसीव की और वो तोशा खाना से कितने पैसे दिए थे, वो केस क्या क्या बना है। मैं आज इस प्रोग्राम की वसातत से लगारी साहब के ब्याफ पर, अपने ब्याफ पर, उसामा के ब्याफ पर, अपनी चैनल मैनेजमेंट के ब्याफ पर, चलो एक कदम आगे जाके मैं मरियम नवाज, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी सबसे अपील करता हूँ, लिल्लाह अल्लाह और रसूल का वास्ता सब वापस कर दें। लेकिन उसामा, कमिंग बैक टू यू, इमरान खान के बारे में बात हो रही थी, उनसे भी तो वापस मांगे, केस बनाए उन पर, केस बनाए, वापस क्यों मांग रहे हैं? उनके खिलाफ केस बनना चाहिए जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ बना है, उनकी जायदादें जब्त हुई हैं। भाई उनके खिलाफ तो गद्दारी का मुकदमा था, वो गद्दारी का मुकदमा ही नहीं बन रहा। एक आदमी ने, एक वजीर आजम ने आइन को तोड़ा, उसके खिलाफ इतना हल्का हाथ अभी तक क्यों है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। आप बताएं, उन्होंने आइन तोड़ा या नहीं तोड़ा? चलिए लगारी साहब आप बता दीजिए। लगारी साहब सीनियर है, लगारी साहब को कह रही है हिसाब देना होगा, हिसाब देना होगा, हिसाब नहीं ले रहे, जाकर केस नहीं कर रहे इमरान खान पर। मैं तो खुद कहता हूं उन्होंने सारे कौम को ये सिखा दिया कि करप्शन नहीं होनी चाहिए, वो खुद करप्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ केस ये नहीं बना रहे, तो फिर इनकी गलती है। ये फिर इसका मतलब है कि खुद नहीं चाह रहे कि केस बने, ये चीजें खुद नहीं सामने लाना चाह रहे, खुद इन्होंने पता नहीं क्या कुछ लिया होगा। केस बनाना चाहिए था, ये इस पे मतलब कोई और आप आगे प्रोग्राम को आगे लेकर चलें। हम एक अच्छे मूड में बात कर रहे हैं सारे के सारे। अच्छा चले, मुझे ये बताएं नूरुल आरिफीन कि हमने देख लिया हमजा साहब जिस तरह से बने हैं, आइन में ये भी दर्ज है फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो गलत है, नहीं होनी चाहिए, उसका किसी ने सवाल करना है या नहीं करना? वो जो 20 वोट उन्होंने ज़्यादा ले लिए हैं, ये जो लोटाइज़म है, ये किस तरह से हमारी अखलाकियात को, हमारे कानून को तबाह कर रहा है। तो ये तो फैक्ट है कि आप कभी भी किसी भी वक्त में, यानी अगली हुकूमत आती है, आप 2 महीने बाद वहाँ से बंदे उठाएं, अपनी तरफ लाएं, हुकूमत गिरा दे, कहें कोई बात नहीं, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन ही होगी ना, खैर है। वो कब होगा? ये तो चले हमजा साहब तो बन गए सो बन गए, एक दूसरे के खिलाफ डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम एतमाद, उसका कुछ नहीं हुआ, इनका भी कभी कुछ होगा या नहीं होगा? 2000% आपकी बात बिल्कुल सही हो उसामा, लेकिन ज़रा मुझे बात करने दीजिएगा। लोटाइज़म का खात्मा बिल्कुल होना चाहिए था। नवाज शरीफ ने ज़ाहिर है कि लोटों को सबसे पहले जनरल मुशर्रफ के दौर में पाक साफ करके और उनको बावजूद ऐलान के उनको कबूल किया, जिनमें से सबसे बड़े अमीर मुकाम थे जिनको बाकायदा एक सूबा सौंप रखा गया है। यहाँ मैं आपको तस्दीक कर देता हूँ, मैं भी ज़रा सा इसमें इनपुट डालूंगा अगर आपकी इजाज़त। जी। वो ये है कि PTI जो बड़ी पार्टी थी उसका उम्मीदवार वो था जिसकी 10 सीटें थी। अब वो डिफेक्शन हो जाती PTI वालों पर कि भाई काफली के उम्मीदवार को वोट दे रहे हो, वो तो वैसे ही डिफेक्शन में आ जाते, इसलिए कि ये जो बंदा जिस निशान पर इलेक्शन लड़ा था उस निशान पर तो पूरे के पूरे लोगों को नहीं कहा गया कि आप उस जाकर सर पार्टी पॉलिसी देखिए, उस्मान बुज़दार सारे लोगों ने जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ को कहा वजीर आजम, तो फिर उनकी पार्टी को डिफेक्ट करने की इजाजत है? फिर जरदारी साहब की सारी पार्टी पीपल्स पार्टी चली जाए कि नहीं हम तो बिलावल को देंगे। मैं खुद जानता हूं साहब बिलावल के अलावा वो किसी को वज़ीर आज़म मानने को तैयार नहीं है। पीपल्स पार्टी किया है और बड़ी पार्टी तो सर यहाँ क्या हुआ पंजाब में? लगारी साहब यहाँ भी वही हुआ है। सर मेरी गुजारिश जनाब आली, मेरी गुजारिश मैं आपसे ये कह रहा हूं उसामा मेरे भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो हुआ है उस पे आप चीख रहे हैं, लेकिन बहुत देर में और बहुत हल्की आवाज में। तो मेरे भाई बहुत पहले चीखना चाहिए था और बाबा से बुलंद, इसलिए कि वो जो आपके हैंडसम थे वो भी दूसरों की आंखों से सुरमा चुरा करके अपनी हुकूमत बना के गए थे। एक आदमी उनके पास नहीं था, कोई इधर से कोई उधर से, जहांगीर तरीन खाप लीग से लेकर के आए थे, पीपल्स पार्टी से शाह महमूद कुरैशी को लेकर के आए थे, इमरान खान इकलौती सवारी थी अपनी पार्टी की। नदीम अफजल चंद साहब गए हैं, किसी ने एतराज नहीं किया। पार्टी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना और बात है, फ्लोर क्रॉसिंग और चीज है, वो आइन में उसकी खिलाफवर्जी दर्ज है कि आप आइन की खिलाफवर्जी करेंगे। पार्टी अपना उम्मीदवार देती, अक्सरियती पार्टी अपना उम्मीदवार देती, वो जो है PTI का उम्मीदवार होता वज़ीर आला का उस्मान बुज़दार की जगह पर, अगर वो जो अरकान है उसको वोट ना देते तो डिफेक्शन करार लगती ना, तो फिर 10 सीट वाले बंदे को वज़ीर आला बनाना चाहते थे और अपने लोगों से कह रहे थे फ्लोर क्रॉसिंग करो और जाकर उसको वोट दो। फ्लोर क्रॉसिंग किसने की? वो तो जनाब इमरान खान ने की, जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने की और इन लोगों ने की जो फ्लोर क्रॉस करके एक ऐसे उम्मीदवार को। तो सारी पीपल्स पार्टी ने फिर क्यों दूसरी जमात को सपोर्ट किया? कोई भी जमात दूसरी जमात को सपोर्ट कर सकती है, इत्तेहादी इसी तरह दूसरी जमात को सपोर्ट किया, इत्तेहाद किया और बड़ी पार्टी ने वज़ीर आज़म का ओहदा लिया। साहब इस तरह तो फिर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने फ्लोर क्रॉसिंग करवाई है क्या? बलूचिस्तान अवामी पार्टी के बंदे को वोट देकर? फिर इस तरह तो कोई मुल्क का निजाम हमारे चल ही नहीं सकता। फिर हर सतह पर कहीं ना कहीं फ्लोर क्रॉसिंग हमें नजर आ जाएगी। ये तो सारी इस वक्त ऑपोजिशन जो है फ्लोर क्रॉसिंग कर रही है शहबाज शरीफ को बनवाकर।
मैं अर्ज कर रहा हूँ कि बड़ी पार्टी जो है वो अपना इस्तेहकाक छोड़कर अगर 10 रुकन की पार्टी को बनाएगी तो नाराजगी तो होगी उस पार्टी में कि यार ये क्या हो रहा है कि हम लोग मौजूद हैं तो और ये जो है वज़ीर आला किसी और को बना रहे हैं। ना अलीम खान का चेहरा अच्छा लगता है। भाई इमरान खान की तरह हर आदमी का ज़र्फ थोड़ी बड़ा है कि एक सीट वाले शेख रशीद को वज़ीर दाखिला बना दे। आप क्यों सोचते हैं कि हर आदमी इतना आला ज़र्फ होगा, इतना वसील क़ल्ब होगा? अभी बुक्टी साहब भी बन रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, सब में ज़र्फ होना चाहिए। साहब भी बनेंगे, सारे बनेंगे, आप फिक्र ना करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एक लगारी सब पे भारी। अब पता चला। आज़ाद कश्मीर में भी तब्दीली आई है, लेकिन अनोखे तरीके से आई है कि एक तहरीके इंसाफ के ही रहनुमा को हटाकर तहरीके इंसाफ के रहनुमा ही वहाँ पर वज़ीर आज़म बने हैं। लेकिन लगारी साहब, अजीब बात यह है कि बिला मुकाबला सरदार इलियास खान साहब बिला मुकाबला आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए, तो कोई पार्टी उनके मुकाबले पर क्यों नहीं आई? सबको ही मंजूर हैं। जी हाँ, ये बहुत पहले भी बड़े ताकतवर उम्मीदवार यही थे। ये बाद में हम चूँकि घर की बातें नहीं करते हैं तो वज़ीर आज़म को शायद ये मशवरा दिया गया था जनाब इमरान खान साहब को कि नहीं, नियाज़ी साहब को बनाया जाए वज़ीर आज़म तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना सरदार तनवीर इलियास ही बन रहे थे, पहले भी इन्हीं का नाम था। और सदर के लिए जो अभी सदर हैं सुल्तान महमूद चौधरी, उन्होंने ही बनना था और पार्टी ने भी यही फैसला किया था। लेकिन चूँकि वहाँ से आर्डर आ गया था तो इसलिए नियाज़ी साहब बने। फिर नियाज़ी साहब ने बैठकर तमाम अपने अरकान से तनवीर इलियास के सामने ही ये हुआ कि वो सब बैठ गए और उन्होंने वज़ीर आज़म से भी इस्तीफ़ा ले लिया और तमाम अरकान से भी ले लिया, कहने का अगर आप लोग मुझे मुंतखब करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर इस्तीफ़े सबमिट कर देंगे। तो लेकिन ये कि अपोजिशन ने भी किसी ने रखनांदाजी नहीं की, अपोजिशन ने भी जोड़ तोड़ नहीं की और ये जो है PTI की हुकूमत बरकरार रही। लेकिन ये हुकूमत जो है एक ऐसी हुकूमत होगी जो ब्रॉड बेस्ड होगी और वो अपोजिशन के साथ इस तरह का तर्ज़-ए-अमल अख्तियार नहीं करेगी जिस तरह माजी की हुकूमतें करती रही हैं। सरदार तनवीर इलियास एक बड़े मंझे हुए पॉलिटिशियन हैं और यहाँ पंजाब में अपना आज़ाद कश्मीर में आने से पहले वो वहाँ अपनी ज़िम्मेदारियाँ अंजाम दे रहे थे पंजाब में, और पंजाब में बड़ी ज़िम्मेदारियाँ थीं जनाब इमरान खान साहब की तरफ से। और चूँकि दो अहम जो उनके बहुत फाइनेंसर थे, बहुत अहम, अपना अलीम खान और जहांगीर तरीन, वो तो पार्टी में रहे नहीं। अब बहरहाल एक ऐसी शख्सियत की ज़रूरत तो है जो ATM का काम दे। मैं नहीं कह रहा हूँ इस तरह मैं इज़्ज़त करता हूँ सरदार तनवीर इलियास साहब की और वो बन गए हैं और ज़ाहिर है वो पार्टी के ऊपर खर्च भी करेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वो इमरान खान साहब के मूड जैसा मूड नहीं रखते, उन जैसा तर्ज अमल नहीं होगा उनका। एक मियाना रहो, एक जो है मोतदल शख्सियत के तौर पर ये बताएं लगारी साहब साथ लेकर कि अब कोई अदम एतमाद का तो खदशा नहीं है आज़ाद कश्मीर में? इससे पहले कहा जा रहा था KP में लेकर आए लेकिन फिर वापस ले ली, पता नहीं फिर गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो, क्योंकि वहाँ भी तहरीक इंसाफ की हुकूमतें हैं। मेरे ख्याल में वहाँ भी ये चीज़ होगी और अगर इस तरह से ये जाकर जिसने जाकर संभाला है कहीं और नज़र नहीं रहा है, पूरी की पूरी पिछले 10 दिन की सरगर्मियों में अमीनुल्लाह गंडापुर जो है वो गंडा से लेकर कहीं नहीं गए, वो कश्मीर में गए, वो शायद वहाँ भी जाएंगे, गिलगित बल्तिस्तान में भी, और वहाँ भी ये कोशिश करेंगे कोई ऐसा आदमी ले आएँ जो अपोजिशन को भी कबूल हो, तो इस तरह से अपनी मुद्दत पूरी करें। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि वहाँ पर भी हलचल ज़रूर होगी। अच्छा, आरिफीन नामा की तरफ आते हैं। आरिफीन, जो अब हम हैं पंजाब में, ये भी उसी तरह से हल हो जाएगा जिस तरह से हमने वज़ारत आला के लिए देखा, लड़ाई देखी, बड़ा अफसोसनाक था वो, जिस तरह से हमने विफाक में देखा, उसी तरह आखिर में ये मामला हल ही हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रा बदमज़गी से। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है यहाँ। लेकिन सबसे पहले जो हम बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ, यहाँ भी बाज नहीं आई। सिस्टम को डीरेल करवा लेने के लिए इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब और उनकी क़यादत जो है और उनके जो दीगर हमायदीन हैं, जो उनके कायदीन हैं, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से सिस्टम को डी-ट्रैक या डीरेल किया जा सके। मुस्तरद शुदा वज़ीर आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब जो है वो मुस्तरद कर दिया है। ये एक इंतहाई हैरान कुन बात है कि एक आदमी जिसको ख़ुद इस्तरदाद का मुँह देखना पड़ा हो, वो किसी एक इंतखाबी अमल को नुक्ताचीनी का निशाना बना रहा है। वो कह रहे हैं
आइन और जमहूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी की गई है। यहाँ पे ये बात बताते हुए कई दफ़ा बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, ये एक ऐसा आदमी है जिसने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर आखिरी चंद दिनों में रहते हुए पाकिस्तान को इंतहाई बदतरीन आइनी बहरान का सामना करने पर मजबूर किया। ये वो आदमी है कि जिसने पाकिस्तान में वज़ीर आज़म के ओहदे पर रहते हुए आइन शिकनी का इर्तिकाब किया, ताहम अभी तक इस पर आइन शिकनी और गद्दारी का कोई मुकदमा हैरानकुन तौर पर कायम नहीं हुआ, जिसके लिए हम मुंतज़िर ये हैं कि कभी कोई ऊँट किसी करवट पर बैठे। इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब के जो अनमोल रतन है, ममनून हुसैन साहब यानी मौजूदा दौर के जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सरबराह हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने पीठ थपथपा दी है उमर चीमा साहब की, और उन्होंने कहा है कि जब तक आपका इस्तीफ़ा मंजूर नहीं होता आप अपने ओहदे पर काम जारी रखें। आरिफ अलवी साहब की मुबैना बीमारी, जिसकी अभी नज़र उतारी नज़ीर लगारी साहब ने, ये बिल्कुल वही हरकतें हैं कि जिससे ना खेलेंगे ना खेलने देंगे वाली सूरत-ए-हाल सामने आ रही है। तहरीक इंसाफ चूँकि खुद तो बाहर हो चुकी है, इसलिए वो नहीं चाहती कि सिस्टम में बैठ करके चाहे आप रुपए 4-8 आना ही आवाम को डिलीवर करें, आप कर सकें। उनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह हमजा शहबाज डिलीवर करें, वो तो बाद की बात है, लेकिन हमजा शहबाज के इंतखाब को खटाई में डालना पहले उनकी प्रायोरिटी थी, जो उन्होंने डाला। उसके बाद हमजा शहबाज की अब जो तकरीब हलफ बर्दारी है उसकी तरफ तोपों का रुख कर दिया गया है। उमर चीमा साहब को, जैसे अभी नज़ीर लगारी साहब ने बताया, आइनी तौर पर एक समरी भेज करके मूव कर दी गई है। अब सदर पाबंद हैं। यहाँ मेरे सामने एक बयान मौजूद है, गवर्नर पंजाब किसी सूरत हलफ से इनकार नहीं कर सकते, ये कहना है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नर का। उनका कहना है कि हलफ से इनकार की सूरत में गवर्नर आइनी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो सकता है। अगर गवर्नर हलफ ना ले तो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को हलफ लेने का कह सकते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इस पूरे सिस्टम की सारी खूबसूरती ये है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी वहाँ लोगों से चंदा मांग मांग करके अपनी इंतखाबी मुहिम बाकायदा आवाम के पैसों से चला रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके छोड़े हुए आखिरी निशानियाँ यानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इस्लामाबाद के सरबराह आरिफ अलवी साहब और इधर उमर चीमा साहब, इनकी पूरी कोशिश है कि ये आखिरी दिन आखिरी घंटे तक रह करके मुंह का मजा इतना कड़वा कर दें कि आदमी का जमहूरियत पे दीन ईमान उठ जाए, और उसके बाद आदमी उस चीज को दावत दे कि भाईजान मेरे अजीज हमवतनों। अच्छा, 101 आर्टिकल है आइन का, मैं पढ़ देता हूं। उसकी पहली शिकायत, देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच प्रोविंस हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये पहली शिक बड़ी वाज़ेह कह रही है कि जी गवर्नर होगा हर सूबे का, और वो अपॉइंट किया जाएगा एडवाइस पर प्राइम मिनिस्टर की, सदर अपॉइंट करेगा। उसको हटाने का है तीसरी 101(3) में, द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अब इसके आगे कहीं प्राइम मिनिस्टर का जिक्र नहीं है, शायद इससे वो खेल रहे हैं कि हटाने के लिए कहीं जिक्र नहीं है प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का, वहां सिर्फ सदर का जिक्र है, लगाने के लिए जरूर है। सही खेल रहे हैं ना उसामा, वो सही खेल रहे हैं। उनके कायदे तहरीक जाते जाते पाकिस्तान को फुटबॉल समझ करके खेलते चले गए। बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरनों में, जलसों में, पूरे बैरून मुल्क जो धरने हो रहे हैं, जो जलसे हो रहे हैं, उसमें आपको पता है, मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन आपको पता है किस किस का नाम लेकर के मुर्दाबाद की बातें हो रही हैं। और यहाँ हैंडसम आते हैं कराची में, आकर के एक और यू टर्न लेते हैं, कहते हैं मैं अमेरिका का भी मुखालिफ नहीं हूँ, जबकि यहाँ वो बैठ करके अमेरिका मुखालफत का बीज बो करके गए थे। उन्होंने कहा था अमेरिका हमारी हुकूमतें बनवाता और गिराता है और हमें इसे गुलामी की जंजीर को तोड़ना है। अब यहाँ दोस्ती सबसे गुलामी किसी की नहीं भाई, जब वो इंटरफेरेंस करेंगे तो फिर तो होगा। और दूसरा जो एक और चीज ये है, ये इमरान खान ने, भाई मेरे, ये इमरान खान ने कराची में डाइस पे खड़े होकर कहा था, उससे पहले नहीं कहा था। उससे पहले इमरान खान के अच्छों को भी नहीं पता था कि उनको ये लाइन लेनी पड़ जाएगी। उससे पहले इमरान खान को नहीं पता था, उनको पता ही नहीं था कि वो अपनी उन हरकतों से किस बंद गली में जाके खड़े हो जाएंगे। एक बात पहले भी याद दिला देता हूं, भारत के बारे में 55 साल पहले अयूब खान ने एक किताब लिखी थी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही, और उन्होंने भी यही मौक़िफ़ लिया था, और उनके साथ जो हुआ था वो भी हमारे सामने। आप इस तरह किताबें ना खोलें, बहुत सी चीजें खुलकर सामने आ जाएंगी। इमरान खान साहब, देखिए हम तारीख के तालिब इल्म हैं और हमें पता है कि पाकिस्तान में क्या होता रहा है। बेबसी भी तो है ना इमरान खान साहब की, कि उनके लोग जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, वहां पर सिंध हाउस, कभी यहाँ लाहौर का होटल, वहां पर जनाब सब तो इमरान खान इमरान खान ये सोच करके आए थे कि वो इस मुल्क के आखिरी प्रधानमंत्री तक रहेंगे। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। 2013 इमरान खान की जिंदगी तक थोड़ी पाकिस्तान महदूद है, पाकिस्तान हमेशा से और हमेशा रहेगा। 2013 इमरान खान तो अभी आए थे और अभी चले गए, खत्म हो गई बात। अब कोई फिर आएगा, कोई दूसरा आएगा।
उसामा गाजी और आरफीनों से जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाती है। नहीं, वो कहते हैं इमरान खान कि ने जितनी किताबें पढ़ी हैं, अफसोस उनको किसी ने ये नहीं बताया, उनके प्रोफेसर ने, कि आप शर्ते जिंदगी नहीं है। उनको ये लग रहा था कि वही दयानतदार हैं, उनको ये लग रहा था कि बाकी सब चोर हैं, उनको ये लग रहा था कि ये लोग 3.5 उनको ये लग रहा था कि पहले क्यों नहीं हटाया, पहले इमरान खान को क्यों नहीं हटाया, अभी क्यों हटाया? वो पढ़े। ये तो बात ये है ना कि बाहर से कुछ होगा, बाहर से कुछ हुआ, वो वहां से लेटर आया और उसके बाद सारे कुछ होने लग गया, तो वो फिर ये सब देख रहे थे। वो कह रहे हैं मेरे खिलाफ साजिश, मुझे पता था। उसी वक्त लोग टूटने यार, अल्लाह की कसम कोई लेटर नहीं आया, खुदा रसूल की कसम कोई लेटर नहीं आया। अमेरिका अब धाड़े मार मार के रो पड़ेगा उसामा, अल्लाह को माने यार। अमेरिका अब धाड़े मार मार के रो पड़ेगा, उसने कसम खानी है, आखिरी हरबा है अमेरिका के पास, अल्लाह रसूल की कसम खाए। ये इमरान खान की हरकतें हैं भाई, कोई खत नहीं आया यार, नहीं कोई मुदाखलत नहीं हुई, तो फिर जुडिशल कमीशन बना दें उस पर। भाई मेरे आपके मुल्क में आपकी सड़कें आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक बनवाता है, आप बात कर रहे हो चौड़े होने की, आप टार्जन बने हुए। तो उसके बाद आपके मुल्क में आपकी सूबाई हुकूमत हो या विफाकी हुकूमत, वो सारे के सारे खड़े हैं। आपके मुल्क में सारे लोग बैठ करके गेट नंबर 5 की तरफ देखते हैं, जब तक उनके हाथ से इक़्तिदार नहीं, उनके हाथ में इक़्तिदार का डंडा नहीं आ जाता, और आप बात करते हैं सिविलियन बालादस्ती की। कैसे होगा ये? जब तक आपका अपने अंदर एक कैरेक्टर नहीं पूरा करेंगे। आप जब अपोजिशन लीडर थे तो आप शेख रशीद को चपरासी भी नहीं रखते, लेकिन लगारी साहब क्या, चलिए इसे छोड़ दें। क्या अगर हम किसी से वर्ल्ड बैंक से, आईएमएफ से कर्ज ले रहे हैं, अमेरिका से ले रहे हैं, तो कैरेक्टर होना चाहिए, तो फिर इसका मतलब है कि उनके कहने पर हम चलेंगे भी कि किसको किस जगह पर हमने लगाना है, ये भी वो अमेरिका हमें बताएगा, आईएमएफ बताएगा, चलेंगे आपके अच्छे चलेंगे। ये जो आया है ना ये भी चलेगा, और जो इसके बाद आएगा वो भी चलेगा। और अगर इतने आप तमंगर है ना, तो आप सब कुछ बेच करके पहले अमेरिका का कर्जा चुकाइए सर। आप इतने हैंडसम नहीं है ना, मैं इतना खूबसूरत हूं कि अमेरिका हमारी इन सब लफाजियों को भी बर्दाश्त करे और हमें पाले भी। चलें जी, हेडलाइंस का चूंकि वक्त हो रहा है, हेडलाइंस का कारी साहब से हम फिर अगले प्रोग्राम में जो है ना कोशिश करेंगे इसी बारे में उनकी भी राय जाने कि कहाँ तक फिर पाकिस्तान के पास इख्तियार रह जाता है इतने कर्ज लेने के बाद, या किसी ताकतवर मुल्क जब हमें डिक्टेट करना शुरू हो जाए तो हम क्या कुछ सह सकते हैं, कितनी उसकी बातें हमें माननी चाहिए, कितनी नहीं माननी चाहिए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।